अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन मुस्तफ़ा और आपको ज़ाविया डायलॉग्स पे वेलकम कहते हैं। एक मरतबा आपके सामने फिर से हाज़िर पिछले 24 घंटे की खबरों के साथ, और आपको ये बताएंगे कि आने वाले 24 घंटों के अंदर जनाब क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। जनाब सबसे पहले खबरों का काउंटडाउन। जनाब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मक्का मुआहदा, जो कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि आया ये मुआहदा किस तर्ज का है। हालांकि इसके ऊपर डिटेल्स नहीं आई, लेकिन कुछ सीनियर एनालिस्ट हैं जिनको मैं सुन रहा था, एंड उनकी जो बातें हैं वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। इसके अलावा जनाब जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उनकी जनाब एक वीडियो आई थी जो कि ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी की जानिब से रिलीज़ की गई थी। अब जनाब ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुज्तबा खामनाई मज़ीद जो है वो सामने आने वाले हैं, मज़ीद जो है आवाम के अंदर दिखाई देंगे। वो ये क्या बातें हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा मैं सुबह इंटरव्यू सुन रहा था प्रवीण स्वानी साहब का, जो कि उन्होंने एक इंडियन जर्नलिस्ट आरफा खानम शेरवानी उनके साथ जो है किया। इसको भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। इसके अंदर जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई, एंड स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है मैं इसको डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत अहम खबर दी है, और एक्चुअली उन्होंने अमेरिका के सरेंडर की खबर दी है, ट्रंप के सरेंडर की खबर दी है। ये क्या खबर होगी ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनाब आपको पता है कि इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और इसराइल ने जो ट्रंप का पेश करदा मनसूबा गज़ा अमन मनसूबा, जिसके अंदर हम पहले ही कह चुके थे कि यह वाज़ेह नहीं था कि फ़लस्तीन की स्टेट बनेगी या नहीं बनेगी। अब जो जितना जो उसके अंदर 15 पॉइंट्स थे उनको भी इसराइल ने जनाब मुस्तरद कर दिया है। अब ये सब बातें क्या हैं, ये सब खबरें क्या हैं, आइए बारी बारी जो है इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मक्का मुआहदा के हवाले से बात करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, उन्होंने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाले मक्का दिफाई मुआहदे के हवाले से अहम बयान जारी किया है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी है। ये तीनों ममालिक के दरमियान बरसों के मुज़ाकरात और राब्ताकारी का नतीजा है। इसका मकसद अमन और सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना है। इसहाक़ डार ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के मुश्तरका अज़म का अक्कास है। यह किसी मौजूदा दो तरफ़ा या कसीरुल-जहती मुआहदे को मनसूख या तब्दील नहीं करता। यह दीगर ममालिक या तंजीमों के साथ मौजूदा मुआहदों को ख़त्म या तब्दील नहीं करता। तीनों ममालिक में से किसी एक मुल्क पर बैरूनी मुसल्लह हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहदे के तहत इज्तिमाई दिफा का हक़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मक्का मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नोयत का है, यह किसी के खिलाफ नहीं। इसका मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की कोशिशों को मजबूत बनाना है। मुआहदा खित्ते के हर ऐसे मुल्क के लिए खेला है जो उसके बुनियादी उसूलों की पासदारी के लिए इख्तलाफात को बाहमी एहतराम और पुरअमन ज़राए से हल करने वाले ममालिक उसका हिस्सा बन सकते हैं। उनका कहना था कि मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूलों से हम आहंग है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। अवाम के लिए ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के लिए पाकिस्तान जो है पुरअज़्म है। अब इस मुआहदे की डिटेल्स क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जनाब ये मुआहदा हुआ, मुआहदे के बाद जनाब जो बातें डिस्कस होना शुरू हुई वो ये हुई कि जनाब इज़ इट आर इस्लामिक नेटो और सुन्नी नेटो। अब ये क्या मामला है, ये स्पेशली जो है इजराइल की जानिब से और इंडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा जो है फैलाया जा रहा है कि ये असल में अगर ये इस्लामिक नेटो है तो फिर ये इस्लामिक नेटो नहीं है, इट इज़ एक्चुअली सुन्नी नेटो। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ माने नहीं रखती मुसलमान इस चीज़ से, मुस्लिम हुक्मरान इस चीज़ से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एंड दूसरी बात जो कि मैंने आपको बताया है, प्रवीण स्वानी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है इंडियन जर्नलिस्ट आरफा खानम शेरवानी साहिबा को, उसके अंदर प्रवीण स्वानी साहब ने यह बात डिस्कस की है कि ये जो मुआहदा हुआ है ना, ये मुआहदा ना तो ईरान के ख़िलाफ़ है और ना ही अमेरिका के ख़िलाफ़ है। उन्होंने एक नई बात की और उन्होंने कहा कि ये मुआहदा जो है इट इज़ एक्चुअली अगेंस्ट इसराइल, और इसराइल को इस बात की समझ आ चुकी है। और आगे इस बात को एलेबोरेट करते हुए उन्होंने क्या बातें की, और उसके अंदर कुछ मैं भी ऐड करता जाऊंगा, फिर आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो तुर्की है, तुर्की यहाँ पर ऐड क्यों हुआ इस पक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर, जो है तुर्की ने जो है अपनी एंट्री क्यों दी। हालांकि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं सऊदी अरब के बीच, आले सऊद और उसके बाद जो है जो उस्मानी खिलाफत के दरमियान इख्तलाफात रहे। ये तो जो है एक तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है आले सऊद आई, 100 साल सेकेंड वर्ल्ड वार के 100 साल पहले भी आले सऊद आई थी।
وہ بھی عثمانیوں کو جو ہے ان کے ساتھ بغاوت کر کے ان کے قبیلوں نے یہ آئے تھے. یہ ساری ان اختلافات کے باوجود اور 2012-13 میں ایک صحافی والا جو واقعہ ہوا تھا اور ترکی کے اندر جو ہے استنبول کے اندر ایک صحافی کو جو ہے شہید کیا گیا تھا اور اس کی ہڈیاں جو ہے وہ باہر آئی تھیں. ایک واقعہ تھا یہ, آپ جو ہے مزید اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کے اختلافات کے باوجود why they join ڈیفینس پیکٹ سعودی عربیہ اینڈ پاکستان. why they join, سوال ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب ترکی کو اسرائیل سے خطرہ ہے. اسرائیل سے خطرہ کیسے ہے؟ ترکی کے جو سینئر منسٹر ہیں یا سابق منسٹرز ہیں وہ ببانگ دہل عوام کے اندر جو ہے آ کر یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ترکیہ از نیکسٹ ایران. ترکیہ جو ہے نیکسٹ ایران ہے, ہم ایران کے ساتھ بھیڑ لیں گے, ان کے ساتھ سارے معاملات کر کے ہمارا نیکسٹ جو ٹارگٹ ہے وہ ترکیہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکیہ از اے ممبر آف نیٹو, نیٹو کا ممبر ہے, اور نیٹو ممبر کی نیٹو جو کنٹریز ہیں, جتنے بھی کنٹریز ہیں, ان کنٹریز میں سے سیکنڈ سب سے بڑی جو فوج ہے وہ ترکی کی فوج ہے. اس اسٹیچر کی فوج ہے, وہ اس لیول کی فوج ہے ترکی کی. نیٹو میں ہونے کے باوجود اس نے انہوں نے ڈیفینس پیکٹ کیوں کیا؟ مکہ جوائنٹ ڈیفینس ایگریمنٹ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر جو ہے یہ سہ فریقی معاہدہ کیوں کیا؟ ڈیفینس ایگریمنٹ کیوں کیا؟ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے اسرائیل. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی رہتی ہیں کہ نیٹو والے تو ہماری مدد ہی نہیں کر رہے, نیٹو کو تو ہم ہی چلاتے ہیں, نیٹو کو پیسے بھی ہم ہی دیتے ہیں. ارے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نیٹو سے کیوں نکلنا چاہتا ہے؟ اس کے نیٹو سے نکلنے کی صرف اور صرف واحد وجہ یہ ہے کہ اس نے آل دا وے جا کے اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اور ظاہر سی بات ہے اسرائیلیز آر ویری کلیئر کہ ان کا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ ٹرکی ہے. تو اب ٹرکی کو جیسے ٹارگٹ کیا جائے گا, ٹرکی از اے نیٹو ممبر. جب امریکہ نیٹو کے اندر نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے امریکہ پھر اسرائیل کو اپنے پالتو بچے کو سپورٹ کرے گا نا. یہ ساری جو گیم ہے یہ اصل میں ہے, اور یہ گیم اصل میں ترکی سمجھ چکا ہے, اور اس گیم کو سمجھنے کے بعد ہی انہوں نے اس ڈیفینس ایگریمنٹ کو جوائن کیا ہے. اینڈ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب یہ جو ایگریمنٹ ہے, یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ بھائی صاحب ایک جس طرح کہا گیا کہ ایک ملک پر حملہ, تینوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا. تو اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جناب یمن سے تو سعودی عرب پہ حملہ ہوا, ڈیفینس پیکٹ تھا پاکستان کا, تو پاکستان تو جا کر اس کے ساتھ نہیں لڑنا شروع ہو گیا یمن کے حوثیوں کے ساتھ. تو اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ ایک ریجنل فریم ورک بن رہا ہے, اور یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ اس ڈیفینس ایگریمنٹ کے اندر کیا ایسا ہے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور وہ کس لیول تک ہیلپ کر سکتا ہے. کیا پاکستان کا جو نیوکلیر ہے یہ نیوکلیر امبریلا ثابت ہوگا ترکی اور سعودی عرب کے لیے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سوالات اٹھتے ہیں. تو یہ تبھی کلیئر ہوگا جب سارے کلوزز جو ہیں اس ڈیفینس پیکٹ کے سامنے آ جائیں گے. اینڈ دوسری بات جو کہ پراوین سوانی نے بھی وہ کی کہ جناب اٹس ناٹ اے ملٹری الائنس. ملٹری الائنس ایسا ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا لڑ کر جو ہے وہ شروع کرنا ہوتا ہے, لڑنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر نیٹو ہے, نیٹو کے اندر آرٹیکل 5 ہے کہ ایک کے اوپر جو اٹیک ہوگا وہ سب نیٹو کنٹریز کے اوپر اٹیک ہوگا. تو اب مثال کے طور پر رشیا اٹیک کرتا ہے جرمنی کے اوپر, تو وہاں پر جو ہے پیٹریوٹ میزلز لگے ہوئے ہیں وہاں پر. تو پیٹریوٹ میزل یہ نیٹو کے انڈر آتے ہیں, ان کی ایک اسپیشل فورس ہے نیٹو کی, ان کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے, ڈیپ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے. تو اس طرح ہم فی الحال یہ نہیں کر سکتے اٹس اسلامک نیٹو یا کس طرح کا کوئی سٹرکچر ہوگا. یہ برل جو ہے ابھی جب اس کے کلوزز آئیں گے, اور کلوزز سامنے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ فی الحال جنگ تو بند ہو جائے. جنگ بند جیسے ہو جائے گی تو کلوزز بھی سامنے آ جائیں گی کہ اس معاہدے کے اندر کیا کیا کلوزز تھیں. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ چھپا کر انہوں نے اچھا ہی کیا ہے, کیونکہ یہ امپیکٹ ڈال سکتا تھا اس جنگ کے اوپر. اور دوسری بات, ایک سوال کیا جاتا ہے, اینڈ اسپیشلی پروپیگنڈا, فالس پروپیگنڈا جو کہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے انڈین میڈیا کی جانب سے اور دوسرا ہمارے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے, کہ جناب یہ ایران کے خلاف بھی ایک تھریٹ ہے. اٹس ناٹ.
मेरा इसके ऊपर एनालिसिस है कि इट्स नॉट अ थ्रेट अगेंस्ट ईरान, इट्स अ रीजनल फ्रेमवर्क जो कि ईरान की सपोर्ट से हो रहा है एक्चुअली, एंड ईरान भी इसको ज्वाइन कर सकता है। एंड ईरान का वाहिद मकसद ये है कि इस रीजन को, वेस्ट एशिया या जिसे मिडिल ईस्ट कहा जाता है, इसको हमने स्टेबलाइज करना है। एंड स्टेबलाइज ऐसे ही हो सकता है कि जनाब जो हमारी इस्लामिक फोर्सेज है वो इकट्ठे हो जाएं और यहाँ से अमेरिका को दफ़ा मारा जाए। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका अगर यहाँ से चला जाता है तो मिडिल ईस्ट को वो छोड़ तो नहीं सकता, तो मिडिल ईस्ट किसके हवाले करके जाएगा? तो मिडिल ईस्ट जनाब इजराइल के हवाले होगा, और जो अमेरिका की CIA होगी, सेंटकॉम होगा, जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम ऑपरेशंस होंगे वो इजराइल रन करेगा, ये बात भी याद रखिएगा। एंड ये जो हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है मक्का, ये एक्चुअली असल में है ही इजराइल के खिलाफ। अब्राहमिक अकॉर्ड के अंदर ज्वाइनिंग देना सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब जो मिस्टर ट्रंप साहब प्रेशराइज कर रहे हैं सऊदी अरब को कि जनाब आप जो है अब्राहमिक अकॉर्ड के अंदर दाखिल हो जाएं, जैसा कि UAE हुआ, तो अब जनाब उससे कोसों दूर हो गया है। और अमेरिका को बाकायदा तौर पर ठेंगा दिखाया गया है, ठेंगा, कि जनाब अगर आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, हमारे पास और भी ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट तो पेट्रो डॉलर पे बात आएगी, फिर देखेंगे आप, फिर तमाशा देखेंगे और अमेरिकियों की उल्टी छलांगे लगती देखेंगे आप इंशाअल्लाह। इसके अलावा जनाब ऑपरेशन रद्दुल फितना के 3 के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने पंजकोर के इलाके सरकेनी और छेदगी में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान फितना उल हिंदुस्तान के सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स, भारी असला, गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द ताजरों और शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा, दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि फितना उल हिंदुस्तान के दीगर दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के साहिल इलाके करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक केटी बंदर के करीब ज़लज़ले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 40 किलोमीटर थी, जिसका मरकज़ केटी बंदर से 156 किलोमीटर जुनूब मगरब में समंदर में था। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़लज़ला आज सुबह 8:31 पर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जनाब ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से ट्रंप साहब ने गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान के साथ सिर्फ महदूद पैमाने पर मुज़ाकरात कर रहा है और फिलहाल ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है, जहाँ अफरात ज़र बहुत ज़्यादा है और हुकूमत के पास पैसा नहीं है। CNN के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात को खामोशी से आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान बहुत ख़राब मुआशी हालत में और उसके पास अपने फौजियों को तनख्वाहें देने के लिए भी रकम मौजूद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुफ्तगू के दौरान इशारा दिया कि वाशिंगटन ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है, ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायज़ा जो है वो ले रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब हम बाकायदा तौर पर जंग के अंदर दाखिल नहीं होंगे, हम इनकी जो इकनॉमिक पॉलिसी है एंड इनकी जो इकॉनमी है इसको हिट करने की कोशिश करेंगे और इससे जो है ये मज़ीद प्रेशराइज हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह जो है किसी को प्रेशराइज किया जा सकता है। इसके अलावा जनाब आपको पता है कि कल खबर आई थी कि मुज्तबा खामनाई साहब की एक वीडियो रिलीज़ की गई थी मेरी न्यूज़ एजेंसी की जानिब से। इसके अंदर देख सकते हैं कि वो एक वफ़द से जो है वो मुज्तबा खामनाई साहब मुलाकात कर रहे हैं। अब जनाब डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स ये खबर दे रहे हैं कि ईरानी जो सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामनाई साहब वो जल्द जो है मंजर आम पर आ सकते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई जल्द पहली बार आवाम के सामने आ सकते हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुज्तबा खामनाई की आवाम के दरमियान मौजूदगी, सड़कों पर आमद और मुसल्लह अफवाज के कमांडरों से मुलाकातों की वीडियोज़ आइंदा जारी की जाएंगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी पासदार इनकलाब से मुंसलिक बसीज तंजीम के नायब सरबराह कासिम कुरैशी ने तस्दीक की है कि नए सुप्रीम लीडर जल्द आवाम से रब्ता करेंगे। मुज्तबा खामनाई को मार्च में ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया था, तमाम तकरीर के बाद से उन्हें किसी अवामी तकरीब में नहीं देखा गया। उनकी तवील अरसे से अदम मौजूदगी के बायस उनकी सेहत से मुतल्लिक मुख्तलिफ क़ियास भी सामने आती रही हैं। ईरानी अदलिया के खबर रसा इदारे मीज़ान पर कासिम कुरैशी के बयान के इशात को मुज्तबा खामनाई की सेहत से मुतल्लिक अफवाहों को ख़त्म करने की कोशिश जो है वो करार दिया जा रहा है। अब तो जनाब इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पर जो है ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान साहब की मुलाकात हुई है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब से, और वो मुलाकात का हाल अहवाल बयान करते हैं और वह कहते हैं कि जनाब जो ईरानी सदर की गाड़ी है उसको जनाब जो है ब्लैक शीशे और ब्लैक जो है वो जो कवर होते हैं, पर्दे होते हैं, उनके साथ जो है लगाए गए खिड़कियों के साथ, और घुप अंधेरा करके जनाब उनको पूरे शहर में घुमाया गया पहले, फिर जनाब उनको जो है एक जगह ले जाया गया और उनको कहा कि जनाब गाड़ी से निकलें और दूसरी गाड़ी एक टैक्सी में बिठाया
اور टैक्सी में बिठा के कहा कि ये जो साथ वाला बंदा आपके साथ बैठा है यही तो मुज्तबा खामनाई है। और फिर आगे वो मजीद ये कहते हैं कि मुज्तबा खामनाई को उनसे जो है हाथ भी नहीं मिलाने दिया गया, ईरानी सदर को मुज्तबा खामनाई से हाथ मिलाने से रोक दिया गया। ये जो है इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बहरहाल ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, इसके ऊपर यकीन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि इस तरह की खबरें जो है क्यों जो है दिखाई जा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ईरानी सदर की अगर मुलाकात हुई है और इतने अरसे बाद हुई है और काफ़ी खुफिया माहौल में होगी, तो कैसे एक मीडिया आउटलेट को यह पता चल सकता है कि मुलाकात के हाल अहवाल क्या और कैसे हुई है मुलाकात। तो मुझे तो लगता है कि यह सरासर सफ़ेद और काला मिक्स झूठ है, ग्रे कलर का झूठ है ये। इसके अलावा जनाब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पासदार इनकलाब के साबिक़ कमांडर जनरल मोहसिन रज़ाई को मुल्क के आला तरीन सिक्योरिटी इदारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सरबराह सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। दफ्तर ताल्लुकात आमा की जानिब से इतवार को जारी इलामी के मुताबिक जनरल मोहसिन रज़ाई की तकर्री काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल कदर के इस्तीफ़े के बाद अमल में आई है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि मोहसिन रज़ाई ने 1981 से 1999 तक पासदार इनकलाब की क़यादत की और उनकी क़यादत में ईरान का इराक जंग का बेशतर अरसा शामिल था। मोहसिन रज़ाई के मुख्तलिफ अहम सियासी ओहदों पर भी फायद रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मोहसिन रज़ाई सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के फ़ौजी मुशीर के तौर पर खिदमत जो है अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा जनाब मैंने आपको शुरू में बताया था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो है एक रिपोर्ट की है कि हाउ अमेरिका सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ ईरान। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप एटमी मुआहदे के बगैर भी ईरान जंग ख़त्म करने पर आमादा थे। अमरीकी सदर ने शर्त रखी तेहरान आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे और आलमी जहाज़रानी बहाल कर दे। ईरान ने हुर्मुज़ खोलने के बदले अरबों डॉलर अमरीकी अदायगियों, फ़ौजी इनखला व बहरी नाकाबंदी खात्मे समेत कई शराइत पेश कर दी। ये मुतालबात आबनाए हुर्मुज़ के जरिए आलमी तिजारत बहाल करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कीमत जो है करार दिए जा रहे हैं। जनाब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ को ऐसे गले से पकड़ा हुआ है ईरान ने कि अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि जनाब खुदा दा वास्ता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ खोलो, एटम बम पावे ही बढ़ा लो तुसी। लेकिन अगो भी ईरानी सन उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये लें चेक करें अदायगी, जंग का हर्जाना अदा करें। और पिछले दिनों आपको पता है कि 6 नुकात और 6 शराइत पेश की गई हैं ईरान की जानिब से, तो वो जनाब इसी बात से ही जनाब शुरू हुई हैं और उन्होंने 6 शराइत भी पेश कर दी हैं। इसके अलावा जनाब इसराइल ने गज़ा बहाली के सदर डोनाल्ड ट्रंप का 15 नुकाती मनसूबा जो है मुस्तरद कर दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वो इस वक्त तक अपनी फ़ौज वापस नहीं बुलाएंगे जब तक हमास मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं डाल देता। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि इसराइल हमास की महज ज़ाहिरी या फ़र्ज़ी कमज़ोरी नहीं बल्कि हकीकत के साथ मुकम्मल खात्मा चाहता है। अब पता क्या है मामला ये है कि इसराइल नहीं चाहता कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन जो है बने। हालांकि हक तो ये है कि इसराइली स्टेट नहीं होनी चाहिए। आइडियोलॉजिकल सिचुएशन, आइडियोलॉजिकल पोजीशन मुसलमानों की तो यही है कि ये पैलेस्टाइन ही है एक्चुअली, लेकिन वो जो इजरायली हैं वो ये चाहते हैं कि जनाब पैलेस्टाइनियन स्टेट जो है नहीं बनेगी और इसी वजह से ही वो जनाब जो है वहाँ से नहीं निकल रहे हैं, कोई ना कोई बहाना तलाश करते रहते हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स और लोकल मामलात के ऊपर आते हैं। सबसे पहली खबर यह है कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 9 में पीपल पार्टी रुकन कौमी असम्बली कादर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग हुई है। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि कार सवार मुलजमान दफ्तर के गेट पर फायरिंग करके फरार हो गए। हुकाम ने बताया कि फायरिंग के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोलियां दफ्तर के दरवाजे पर मारी गई। वाक़े की तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 5 खौल जो है वो मिले हैं। इसके अलावा जनाब आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में सुबह 8 बजे जो है पोलिंग का आगाज़ हो चुका है और ये शाम 5 बजे तक जारी जो है वो रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पूंछ के 5 और सदनौती के 2 हल्कों में इंतखाबात मुअख्खर किए गए हैं। ज़िला बाग और हवेली में गुज़िश्ता शब इंतखाबी सामान पहुँचाया गया। 2 साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर भी जो है मैदान में इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। जनाब PTI और CM सोहेल आफरीदी उन्होंने पेशावर के अंदर जलसा किया और उन्होंने ऐलान किया कि 27 सितंबर को जो है हम जो है आ रहे हैं और मकसद क्या है कि इमरान खान तक जो है रसाई हासिल की जाए। यहाँ पर यह बात नोटेबल है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान की रिहाई, उन्होंने कहा कि इमरान खान तक रसाई हासिल की जाए। जो पिछले 7-8 महीनों से मुलाकातों का सिलसिला बंद है, तो वो कहते हैं कि यह मुलाकातों का सिलसिला जो है बहाल किया जाए और मुलाकातें जो है वो शुरू की जाएँ। तो अब जनाब वज़ीर आला ख़ुद सोहेल आफरीदी ने कहा है कि 27 सितंबर के एहजाज का ऐलान मुशावरत से किया गया है। एहजाज को खुद रीड करूँगा, कम से कम 20 लाख लोग आएंगे। दे आर एक्सपेक्टिंग, PTI एक्सपेक्टिंग 2 मिलियन पीपल इन देयर जो है वो एहजाज, इन देयर प्रोटेस्ट दे आर एक्सपेक्टिंग 2 मिलियन पीपल। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। डिजिटल मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा कि पूरी क़यादत मुत्तफ़िक़ है कि मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। इस बार जीत की सोच से किश्तियाँ जलाकर निकलेंगे,
हमें मुज़ाकरात की पेशकश नहीं बल्कि सिर्फ धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह एहजाज एक दिन का होगा, ना एक जलसा जगह पर होगा। बानी की सेहत का मामला संगीन हुआ तो इमरजेंसी कॉल दी जा सकती है। इमरजेंसी कॉल के बावजूद 27 सितंबर लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार रहेगी। सोहेल अफरीदी ने कहा कि मुझे नाअहल या गिरफ्तार किया गया तो फिर ये झंडा कोई और थामेगा। मैंने, वो कहते हैं, कि वीडियो रिकॉर्ड करा दी है, इसमें गिरफ्तारी के बाद के अहकामात हैं। पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास बुला लिया है। उन्होंने कहा कि केसेस की मेरिट पर समाअत और अदालत से ही बानी की रिहाई चाहते हैं। बानी पीटीआई की मुलाकातों की बहाली हमारा दूसरा मुतालबा है। दोनों मुतालबात की मंजूरी तक एहजाज जो है वो ख़त्म नहीं होगा। वो कहते हैं कि 27 सितंबर को हम आएंगे और ना ये एक दिन का एहजाज होगा, ना ये एक दिन का जो है जलसा होगा। वो कहते हैं कि ये लगातार होगा और हमारे मुतालबात हैं, और मुतालबात को अगर ना माना गया तो जाहिर सी बात है फिर जो है दमादम मस्त कलंदर होगा। तो अब इसके ऊपर जो इस्लामाबाद के अंदर वफाकी हुकूमत बैठी है उसका क्या रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन जो है वो मेरे ख़्याल से 26 नवंबर और जो 13 नवंबर या आई थिंक जो पीटीआई के साथ हुआ और जो मुरीद के टीएलपी के साथ हुआ, वो उससे डिफरेंट मेरे ख़्याल से नहीं होगा। वो भी रेडी बैठे हैं, उन्होंने देख लिया है कि इन तिलों में कितना तेल है। तो अब देखते हैं कि वाकई क्या पीटीआई 20 लाख लोग लेकर आती है या नहीं लेकर आती है। बहरहाल इस ऐलान के बाद जो है क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाएगा पंजाब के अंदर। हमारे यहाँ तो हमसायों में भी क्रैकडाउन हुआ, हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि किस तरह पुलिस वाले छतों पर चढ़े और उनका जो सारा जो सिस्टम लगा होता है, प्लेटें तोड़ी, इसके अलावा जो वाईफाई के सिस्टम लगे हुए हैं सारे उन्होंने उड़ा कर रख दिए, पर खच्चे उड़ा के रख दिए। आपने बंदा गिरफ्तार करना है तो भाई बंदा गिरफ्तार करो। आप जो है घरों की छतों पर चढ़ते हो, घरों के अंदर जाते हो, उनके घर वालों को जिच करते हो, हरास करते हो, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हो, एक घर के ऊपर चढ़ते हो तो दूसरे घर वाले को परेशानी होती है। ये भी आपको समझ नहीं आती और इतनी भी हमारे पुलिस वालों को सेंस नहीं है। ये जनाब हमारे यहाँ होता है और चल रहा है। आंखों देखी बातें हैं, ये कुछ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। इसके अलावा जनाब ज़ाहिर सी बात है 27 सितंबर का जो है एहजाज का ऐलान किया हुआ है, तो उसके ऊपर शेर अब्दुल मरवत साहब ने स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि शेर अब्दुल मरवत ने पीटीआई क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि ना कभी 27 सितंबर आएगी ना एहतजाज होगा। शेर अब्दुल मरवत साहब, उनको एक मसला है और वो मसला ये है कि जनाब ये जो एहजाज की क़यादत है ना, ये आप मुझे दें, मैं जहो जा एहजाज कर दा ओहो जा पीटीआई कोई बंदा नहीं आएगा जरा एहजाज कर सकता है। शेर अब्दुल मरवत ने अपने बयान में कहा कि एहजाज की सियासत किसी ने नहीं की, किसी की औकात नहीं कि एहजाज कर सके जैसा वो कह रहे हैं। ये एहजाज मुझे दें, पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे, आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि एहजाज की जिम्मेदारी मुझे वापस दो, आप एहजाज कर सकेंगे ना लोगों को निकाल सकेंगे। इमरान खान के अपने फैसले हैं जो उन्हें अंदर रख रहे हैं। जनाब मेरी तो पीटीआई वालों से गुजारिश है, और इमरान खान साहब तक अगर बात पहुँच सकती है तो उनसे भी हमारी गुजारिश होगी कि जनाब ये ज़रा शेर अब्दुल मरवत साहब को दे ही दें एहजाज की जो क़यादत है ना, फिर देख लेते हैं कि कितना एक एहजाज जो है इस माहौल के अंदर शेर अब्दुल मरवत साहब कर सकते हैं और क्या वो इनकलाब ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। इसके अलावा जनाब आपको पता है कि सूबों की बात चल रही है, तो रहनुमा एमक्यू मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि सिंध में 7 वज़ीर आला होने चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि सिंध के अंदर 7 सूबे बनने चाहिए, अगले जश्न आज़ादी से पहले हम सब आज़ाद होंगे। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि जो अगला जश्न आज़ादी है यानी कि 14 अगस्त, तो वह कहते हैं कि वहां तक जो है 7 सूबे बन चुके होंगे। कराची में पार्टी जलसे से खिताब करते उन्होंने कहा कि कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसी निज़ाम में रहते हुए डिसेंट्रलाइज्ड निज़ाम कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 22,000 अरब सिंध हुकूमत को मिले, मगर रहने की बदतरीन जगहों में कराची तीसरे नंबर पर आ गया। ये 22,000 अरब रुपए अब सिंध में 7 वज़ीर आला के पास आएंगे और गली मोहल्ले तक इख्तियारात जाएंगे। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का कोई कसूर नहीं। वज़ीर आज़म ने सूबों को उनका हक और पैसे दे दिया। अब वज़ीर आज़म आकर गटर के ढक्कन, पानी, सेहत और तालीम तो नहीं देंगे। वज़ीर आज़म पॉलिसी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं। रहनुमा ने कहा कि सैयद से मुनीर फील्ड मार्शल हैं जिन्होंने अपने से 7 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दिया। आज दुनिया पाकिस्तान की दिफाई ताकत को मान रही है। आज हम सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे जो है वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि अगले साल अगले जश्न आज़ादी के मौके पर हम आज़ाद होंगे, और उनकी आंखें इमेजिनेशन के अंदर, तसव्वुराती दुनिया के अंदर जो है देख रही हैं कि अगले जश्न आज़ादी के मौके पर कराची जो है 7 सूबों में तकसीम हो चुका होगा। ये जनाब कह रहे हैं, और पीपल पार्टी ने जो स्टैंस लिया हुआ है इसके ऊपर, और खुलम खुला वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि आप जो है किसी तरह से कोई भी जो है आप सूबे बनाएं। तो अब बहरहाल आगे देखते हैं कि स्टेटमेंट और किस तरह जो है सिनेरियो वाज़े होता है,
اور دوسرا پی ٹی آئی بھی لانگ مارچ کر رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, اور اس کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے دوسری پارٹیوں سے رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں, اسپیشلی انٹو دا پیپل پارٹی جو ہے وہ رابطے شروع ہو چکے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر جو ایک موقف پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ اگر پیپل پارٹی ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ حکومت چھوڑے, اپنے عہدے چھوڑے اور سڑکوں پر آ جائے. اور مجھے نہیں لگتا کہ زرداری صاحب کچی گوٹیاں کھیلتے ہیں اتنی, اگر وہ کچی گوٹیاں کھیلتے ہوتے تو ابھی تک وہ سسٹم میں نہ ہوتے, وہ سسٹم میں ہیں, بڑی پکی گوٹیاں کھیلتے ہیں. اب دیکھیں گے جناب آگے سینیریو کیسے واضح ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حسان المصطفیٰ کو, ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.